नमस्कार। एक बार फिर से मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं लेके हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। जी हां, बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े और जाने माने शैक्षणिक संस्थानों में लगातार हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह स्थिति बहुत चिंताजनक है, गैर जिम्मेदाराना है और इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि हजारों शैक्षणिक संस्थान जिनमें आईआईटी, आईआईएम, एम्स और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं, वही कोर्ट के निर्देश पर किए जा रहे सर्वे में संस्थानों द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। दरअसल छात्रों की बढ़ते आत्महत्या के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का काम यह समझना था कि छात्र ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं और इस परेशानी का हल क्या हो सकता है। इसके लिए देश भर के शिक्षण संस्थानों को एक सर्वे भेजा गया था। चौंकाने वाली बात यह रही कि लगभग 57,000 संस्थानों ने इस सर्वे का कोई जवाब ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से अब तक करीब 98 छात्रों ने आत्महत्या की है। इनमें से 39 छात्र आईआईटी से थे, 25 एनआईटी से, 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से और 4 आईआईएम से। इन आंकड़ों से अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद संस्थान इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोर्ट को वरिष्ठ वकील और एमिकस क्यूरी अपर्णा भट्ट ने बताया कि कई प्रमुख संस्थानों को 4-4 बार सर्वे के लिए रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ने कोई जवाब नहीं दिया है। सिर्फ 3500 संस्थानों ने अब तक इस सर्वे में हिस्सा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे छात्रों के हितों की अनदेखी बताया और कहा कि सभी संस्थानों को इस काम में पूरी तरह से सहयोग करना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और इन संस्थानों को निर्देश दे कि वे सर्वे में हिस्सा लें। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पहले भी 4 बार ऐसे निर्देश जारी किए थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि इन निर्देशों को नजरअंदाज करने की बजाय अमल किया जाए। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे। दोनों ने साफ साफ कहा कि यह सर्वे छात्रों के जीवन से जुड़ा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स इस सर्वे के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने एक सराहनीय कदम उठाया। इस मौके पर उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा कि वे सभी आईआईटी से संपर्क करेंगे और उन्हें सर्वे में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। कोर्ट ने उनके इस फैसले की तारीफ की और उम्मीद जताई कि इससे बाकी संस्थानों को भी संदेश जाएगा। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि देश में छात्र छात्राएं मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं और जरूरत है कि इसे गंभीरता से लिया जाए। संस्थानों की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं, बल्कि छात्रों का मानसिक और भावनात्मक ख्याल रखना भी है। अगर हम वक्त रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तो हालात और बदतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि छात्रों की जान से जुड़ा कोई भी मुद्दा अनदेखा नहीं किया जा सकता और जो संस्थान सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें अब जवाबदेह बनाना ही होगा। गंभीर बात है। आगे बढ़ते हैं। आज वेस्ट इंडीज से हमने दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया है और सीरीज जीत ली है। अगर देखा जाए तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में यह पहली सीरीज हमने जीती है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए हमने 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। मंगलवार को खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को, मैंने जैसे बताया, 7 विकेट से मात दी। इससे पहले भारत ने पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रन से जीत हासिल की थी।
दूसरे टेस्ट मैच में दिल्ली के मैदान पर भारतीय टीम को 121 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। केएल राहुल ने नाबाद 58 शानदार रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। मैच की रोमांचक स्थिति में राहुल का चौका लगाना जीत का पल था। इस जीत के साथ ही शुभमन गिल ने बतौर कप्तान अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत ली है, जो उनके लिए निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि है। गिल की कप्तानी में टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और वेस्ट इंडीज को हराकर सीरीज क्लीन स्वीप की। पिछले दिन वेस्ट इंडीज की टीम फॉलो ऑन खेल रही थी, लेकिन दूसरी पारी में वह 390 रन पर ही आउट हो गई। पहली पारी में भारत ने 518 रन पर डिक्लेयर की थी, जबकि वेस्ट इंडीज ने 248 रन बनाए थे। भारत को पहली पारी में 270 रन की अच्छी बढ़त मिली थी। भारत की पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने शानदार 175 रनों की पारी खेली। इस कारण भारत की बढ़त काफ़ी बड़ी थी और मैच पे दबदबा था। वेस्ट इंडीज को हराने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 के सीजन में पॉइंट टेबल पर 33वें नंबर पर बनी हुई है। टीम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड में हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रा कराई थी, जिसमें एक मैच ड्रा रहा था। इस सीरीज के बाद भारतीय टीम के पास 55.56% पॉइंट्स है। टीम में कुल 7 मैचों में से 4 जीते, 2 मैच हारे और 1 मैच ड्रा रहा है। अब भारत 14 नवंबर से अपने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने की तैयार है। टीम इंडिया इस नए मुकाबले में भी अपनी जीत की लय को बनाए रखना चाहेगी। वैसे यहाँ ये एक बात दोहराना भी बेहद ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लगता है, या हमें ऐसा लगता है, या क्रिकेट के तमाम जानकारों को ये लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की ये सबसे कमज़ोर टीम थी जो हमारे भारत दौरे पे आई थी। इसके पहले वेस्ट इंडीज़ की टीमें कभी इतनी कमज़ोर नहीं थी, इसलिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें अच्छे से खेलना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार खबर जिसकी चर्चा है। डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी हर साल बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड के ग्लैमर का बड़ा हिस्सा बनती जा रही है। इस बार भी शनिवार रात उनके घर पर हुई पार्टी में फिल्मी सितारों से लेकर इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल हुए। सब ने अपने अपने अंदाज में दिवाली सेलिब्रेट की, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा नीता अंबानी ने। उनका लुक तो शानदार था ही, उनके हाथ में मौजूद एक पर्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नीता अंबानी हर बार की तरह इस बार भी पूरी तरह रॉयल अंदाज में नजर आई, जैसा वो हमेशा रहती है। उनका एक अपना अलग ग्रेस दिखता ही है। उन्होंने मनीष मल्होत्रा की ही डिज़ाइन की हुई खास सिल्वर सीक्वेंस साड़ी पहनी थी। ये साड़ी बेहद बारीकी से बनी हुई थी, जिसमें शेवरान स्टाइल की डिज़ाइनिंग थी। ये डिटेलिंग साड़ी को और भी खास बना रही थी। नीता अंबानी ने इसे मैच करते हुए अपनी ज्वेलरी भी काफ़ी सोच समझ कर चुनी थी। उनके कानों में हार्ट शेप वाले कोलंबियाई पन्ना एमराल्ड से बने झुमके थे, जो बेहद रॉयल लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। साथ ही उन्होंने हीरे और पन्ना से बना एक ब्रेसलेट भी पहना था। उनका मेकअप काफ़ी नेचुरल था, जिससे उनकी पूरी शख्सियत और निखर कर सामने आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच वो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में आई, वो था उनका हैंडबैग। नीता अंबानी ने हर्मिस ब्रांड का एक स्पेशल एडिशन मिनी बिर्किन बैग कैरी किया था। बताया जा रहा है कि इस बैग की कीमत, जी हाँ, लगभग 15 करोड़ रुपये थी। ये सुनकर हर कोई हैरान है। आमतौर पर हर्मिस के बैग की कीमत लाखों में होती है, लेकिन नीता अंबानी का ये बैग न सिर्फ लिमिटेड एडिशन है, बल्कि इसमें कीमती स्टोन्स और गोल्ड डिटेलिंग भी की गई है, जिससे इसकी कीमत आसमान छू रही है। पार्टी में मौजूद कई लोगों की नज़रें नीता अंबानी के इस बैग पर टिक गई, और जबकि इसकी कीमत सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर कोई हैरान रह गया। कुछ लोगों ने तो इसे भारत में अब तक कैरी किया गया सबसे महंगा पर्स भी बता दिया। इस खास मौके पर नीता अंबानी के साथ उनकी बहू राधिका मर्चेंट भी नजर आई। राधिका का लुक भी काफ़ी क्लासी और एलिगेंट था। उन्होंने ऑफ वाइट कलर की शेयर साड़ी पहनी थी, जिसे खूबसूरत मोतियों से सजाया गया था। उनके लुक में एक सादगी और शालीनता थी जो सबको काफ़ी पसंद आई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। मनीष मल्होत्रा की इस दिवाली पार्टी में करण जौहर, जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, विक्की कौशल,
कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी जैसे कई सेलेब पहुंचे। हर कोई ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आया और पार्टी पूरी तरह दिवाली के रंग में रंगी हुई थी। जैसे हर बार कोई ना कोई सेलिब्रिटी अपने स्टाइल स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोरता है और इस बार ये बाजी नो डाउट नीता अंबानी ने मार ली। उनका स्टाइल, उनकी साड़ी, ज्वेलरी और ख़ासकर उनका 15 करोड़ का हैंडबैग अब इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रहा है। कई यूज़र ने इस पर मीम्स भी बनाए हैं तो कई लोगों ने उनके स्टाइल सेंस की तारीफ भी की है। कुल मिलाकर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी एक बार फिर सेलिब्रेशन और फैशन का परफेक्ट मेल साबित हुई है और नीता अंबानी ने अपने रॉयल और ग्रेसफुल अंदाज से दिखा दिया है कि जब बात एलिगेंस और लग्जरी की होती है तो हमेशा की तरह वो सबसे अव्वल, सबसे आगे रहती है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी के साथ जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। सपना को जहां मंच परफॉर्म करने के बाद आराम करना चाहिए था, वहां उन्हें अपने कमरे में खुद की जान की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ी। मामला इतना बढ़ गया कि सपना चौधरी को गोली मारने की धमकी तक दी गई और उनके कार्यक्रम स्थल पर जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट भी हुई। ये पूरा मामला 12 अक्टूबर की रात का है। सपना चौधरी का कार्यक्रम कोरबा के जश्न रिजॉर्ट में रखा गया था। शो में भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। सपना को 2.5 घंटे का शो करना था, लेकिन माहौल बिगड़ता देख उन्होंने सिर्फ 1 घंटे में ही शो खत्म कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सभी को चौंका दिया। रिजॉर्ट के मालिक चरणजीत सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों अमित नौरंगलाल अग्रवाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सुजल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि ये चारों लोग देर रात सपना चौधरी के कमरे तक जा पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, गालियां दी और गोली मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की और वहां से सीसीटीवी का डीवीआर और 10,000 रुपये लेकर फरार हो गए। सपना चौधरी ने खुद ही इस मामले में पुलिस और मीडिया को चिट्ठी लेकर कहा कि अगर उस वक्त पुलिस और रिजॉर्ट के मालिक करणदीप सिंह मौके पर मदद न करते तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता था। सपना ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और वो चाहती हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी सामने आया है। जिन लोगों के खिलाफ सपना और रिजॉर्ट मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई, उनमें से एक अनिल द्विवेदी ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वे सपना चौधरी को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देने पहुंचे थे, लेकिन रिजॉर्ट स्टाफ ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की। अनिल का यह भी आरोप है कि इस दौरान उनके गले से 5 तोला सोने की चैन भी लूट ली गई। अब मामला दोनों तरफ से गर्म है। पुलिस भी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। एडिशनल एसपी नीतीश ठाकुर ने मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें मारपीट, धमकी, तोड़फोड़ और लूटपाट जैसी गंभीर धाराएं शामिल है। फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सभी तथ्यों की जांच हो रही है। इस पूरी घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं, ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं होती? सपना चौधरी जैसी पॉपुलर कलाकार के कार्यक्रम में भी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आम कलाकारों और दर्शकों की सुरक्षा का क्या हो सकता है? सपना चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम से काफ़ी आहत होकर यह भी कहा है कि ऐसे हालत में परफॉर्म करना और फिर अपनी सुरक्षा को लेकर डरते रहना किसी भी कलाकार के लिए मुश्किल होता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले को हल्के में न लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस सीसीटीवी, गवाहों के बयान और मौके की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। इस केस से एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आयोजनों में सेलिब्रिटीज़ की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जाती है और ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। एक और ख़ास खबर, आज भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का 44वां जन्मदिन है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ था। क्रिकेट के मैदान पर और उसके बाहर दोनों जगह उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। गौतम गंभीर बतौर खिलाड़ी भी अपना करियर बहुत अच्छा बनाया। वे उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। कप्तान के रूप में उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 2 बार ट्रॉफी जिताई। कोच और मेंटर के रूप में भी उन्होंने केकेआर को चैंपियन बनवाया। इस साल टीम इंडिया ने उनके कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। गौतम गंभीर का जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनके परिवार की जड़ें पाकिस्तान के मुल्तान से जुड़ी हैं। उनके दादा 1947 में भारत आए। भारत गंभीर को उनके नाना नानी ने गोद लिया था और तब से वे उनके साथ ही रहे। उन्होंने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट एकेडमी में संजय भारद्वाज से ट्रेनिंग ली। गंभीर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 11 अप्रैल 2003 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। ये एक ओडीआई मैच था। इसके बाद एक साल में उन्होंने टेस्ट और फिर 2007 में T20 क्रिकेट में भी डेब्यू किया। अपने पूरे करियर में उन्होंने कुल 242 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें से 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 T20 मैच शामिल थे। टेस्ट में उन्होंने 4154 रन बनाए, वनडे में 5238 रन और T20 में 932 रन। 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में गौतम गंभीर ने 54 गेंदों में 75 रन बनाए, जो टीम की जीत में बहुत अहम थे। 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने 97 रन बनाए, खासकर तब जब सलामी बल्लेबाजों का जल्दी आउट हो जाना टीम के लिए चुनौती बना था। आईपीएल में गंभीर ने केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला। उन्होंने आईपीएल में कुल 154 मैच खेले और 4217 रन बनाए। कप्तानी में उन्होंने केकेआर को 2012 और 2014 में 2 बार ट्रॉफी दिलाई। अक्टूबर 2018 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। इसके बाद दिसंबर 2018 में उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। क्रिकेट से संन्यास के बाद भी गंभीर का क्रिकेट से लगाव बना रहा। 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें मेंटर बनाया। 2024 में केकेआर ने भी उन्हें मेंटर के रूप में शामिल किया और उसी साल केकेआर ने फिर ट्रॉफी जीती। 9 जुलाई 2024 को बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया। उनकी कोच में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और हाल में एशिया कप भी जीता है। गौतम गंभीर ने 2011 में नताशा जैन से शादी की। दोनों का परिवार एक दूसरे को पहले से जानता था। वे दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहते हैं। हाल ही में उनकी टीम इंडिया की पूरी क्रिकेट टीम उनके लिए उनके घर डिनर के लिए भी आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गंभीर की नेटवर्थ 2024 तक लगभग 265 करोड़ रुपये बताई गई है। वे 2019 से 2024 तक पूर्वी दिल्ली से सांसद भी रहे। इसी साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनकी मेहनत और क्रिकेट के प्रति समर्पण का सम्मान है। गौतम गंभीर का सफर एक क्रिकेटर से लेकर देश के शीर्ष कोच और नेता बनने तक का प्रेरणादायक सफर है। उनकी लगन, मेहनत और क्रिकेट के प्रति प्यार ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है। गौतम गंभीर को उनके जन्मदिन पर डीएन न्यूज़ प्लस की ओर से और मेरे शकील साजिद की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे और देखते रहिए चर्चा है। नमस्कार।